गुड मॉर्निंग। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आज 12th क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा चल रहा था रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अधिमान अंशों का शोधन हम पढ़ रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं लास्ट क्लास में सॉल्व करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में आपको दे रही हूँ मैं, और क्वेश्चन नंबर 4 से मैं करवाऊंगी। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़कर सुना देती हूँ। मद्रास इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अंश पूंजी का एक हिस्सा 100 रुपये वाले पूर्ण प्रदत्त 2000 शोधनीय अधिमान अंशों में था, यानी कि उनकी कैपिटल में टोटल 2 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। ये अंश शोधन के लिए परिपक्व हो गए हैं। ओके, इन अधिमान अंशों की शोधन के लिए कंपनी ने 10 रुपये वाले 10,000 इक्विटी अंश 15% प्रीमियम पर निर्गमित किए। कंपनी ने क्या किया, शोधन करने के लिए 10 रुपये वाले 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, यानी कि 1 लाख रुपए की कैपिटल इशू कर दी। ओके, इनकी संपूर्ण राशि प्राप्त हो गई, आपको सारी की सारी मिल गई है राशि। ठीक है, प्राप्त धनराशि में से शोधनीय अधिमान अंशों का भुगतान कर दिया गया। जो पैसा आपको मिला है उसमें से आपने क्या कर दिया, अपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडिम्पशन कर दिया। आगे बोला है यदि आवश्यकता थी तो कंपनी की सामान्य संचय में से उसकी पूर्ति की गई, जो कि कंपनी की पुस्तकों में 1,20,000 रुपये पर दिखाया हुआ है। देखिए ये वाला आपका थर्ड मेथड है, जहाँ पे हम लोग प्रॉफिट से भी कुछ रिडिम्पशन करते हैं, कुछ रिडिम्पशन हम नए शेयर्स इशू करके करते हैं। तो मैंने कहा था कि कभी तो आपको नए शेयर्स बता देंगे कितने शेयर्स इशू करने हैं, रिमेनिंग आप प्रॉफिट्स में से लो। कभी आपको प्रॉफिट्स कह देंगे कि इतने प्रॉफिट्स है उसमें से सफिशिएंट आप जितना ले सकते हो ले लो, और जितना कम पड़ता है उतने आप नए शेयर्स इशू कर दो। तो यहाँ आपको नए शेयर्स के बारे में बता दिया। 2 लाख का हमें टोटल रिडिम्पशन करना, उसमें से 10,000 वाले 10 रुपये वाले 10,000 शेयर्स आपने इशू किए, 1 लाख रुपए की कैपिटल हो गई। 15% प्रीमियम पर है तो प्रीमियम आपका अलग बात रही। प्रीमियम को कभी भी हम प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर रिडिम्पशन कितने का हो पाएगा, सिर्फ 1 लाख रुपए का, 1,15,000 का नहीं होगा। इसके बाद अब बचते कितने हैं, 1 लाख का रिडिम्पशन यहाँ से हो गया। रिमेनिंग जो 1 लाख है ना, वो हम लेंगे जनरल रिजर्व में से। समझ में आ रही है चीज़? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा। जनरल रिजर्व में से आप पैसा लेने के लिए एंट्री क्या करोगे, जनरल रिजर्व टू CRR 1 लाख रुपए की। फिर आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए, देन एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये तो 1/15 से हो जाएगी। फिर इसको आप कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे, और फाइनली 2 लाख रुपए का पेमेंट कर देंगे। तो 4 जर्नल एंट्रीज यहाँ पर होगी, वो चारों एंट्रीज आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। देखिए 31 मार्च 2016 को फेयरवेल लिमिटेड की बैलेंस शीट हमें दे रखी है। शेयर कैपिटल दे रखी है 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। फिर 2,006% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 2 लाख रुपए के आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में P&L अकाउंट दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम दे रखा है। ठीक है, आगे आपको करंट लाइबिलिटीज गिवन है और एसेट्स में नॉन करंट करंट एसेट्स गिवन है। ठीक है, आगे दिया है 31 मार्च 2016 को कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ति करने के बाद शोधनीय अधिमान अंशों का 10% प्रीमियम पर शोधन कर दिया गया। क्या किया, प्रीमियम पर आपने अपने शेयर्स को रिडीम किया है और 10% का प्रीमियम दिया है। इस हेतु कंपनी ने 1 लाख रुपए के इक्विटी अंश 15% प्रीमियम पर निर्गमित किए। सेम जो पिछले थर्ड क्वेश्चन में हमने पढ़ा ना, उसी तरीके का यहाँ पर भी है कि 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स आपने 15% प्रीमियम पर निर्गमित किए और रिडिम्पशन आपको 2 लाख का करना है। उपयुक्त व्यवहारों को लेखा करने के लिए आवश्यक खाते खोलिए और शोधन के पश्चात कंपनी का चिट्ठा बनाइए। यहाँ हमें जर्नल एंट्रीज करने के लिए नहीं कहा गया, यहाँ हमें अकाउंट्स बनाने के लिए कहा गया, लेजर बनाने के लिए कहा गया। तो जो जो अकाउंट्स हमारी एंट्री में यूज़ आते हैं उन अकाउंट्स को हम खोलेंगे। देखिए 2 लाख रुपए का रिडिम्पशन करना है, उसमें से 1 लाख के लिए तो आप क्या कर दोगे, शेयर इशू कर दोगे। रिमेनिंग 1 लाख कहाँ से लाओगे, तो हम अपने रिजर्व्स में से लेंगे। अब रिजर्व हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस भी है, जनरल रिजर्व भी है। कहीं किसी खाते के लिए आपको बोला नहीं गया कि आप इसमें से ले, तो हम दोनों में से किसी भी अकाउंट से कैपिटल रिडिम्पशन रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। 1 लाख रुपए के शेयर्स 15% प्रीमियम पर, यानी कि 1,15,000 पर इशू हो जाएंगे। एंट्री क्या होगी, फर्स्ट हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,15,000 से। तो 2 अकाउंट हमें खोलने हैं, बैंक अकाउंट और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दोनों खाते खोल दिए। जिसका बैलेंस दिया हुआ होता है बैलेंस शीट में उसको खोला जाएगा बैलेंस के साथ। बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 1,40,000 रुपये। डेबिट बैलेंस हमने यहाँ लिख दिया, टू बैलेंस भी 1,40,000। आफ्टर दैट हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट कितना हो गया 1,15,000, तो यहाँ क्या आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट कितना 1,15,000। सेकेंड एंट्री हम करते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहाँ हम करेंगे इस अकाउंट के अंदर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना कैपिटल में जाएगा 1,00,000 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम में कितना जाएगा 15,000। तो दोनों अकाउंट्स के अंदर भी एंट्री आएगी ना। यहाँ क्या आएगा बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ये 1,00,000 एंड बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ये 15,000 यहाँ आ जाएगा। देखिए हमें बैलेंस ओपनिंग भी दे रखे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल का भी और सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी, तो हमने वो ओपनिंग बैलेंसेस लिखे बाय बैलेंस वीडी, बाय बैलेंस वीडी, और ये जो हमारी एंट्री आ रही थी वो एंट्री हमने कर दी। इसके बाद जब हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडिम्पशन करते हैं 1,00,000 रुपये का अरेंजमेंट तो हो गया। रिमेनिंग 1,00,000 हम कहाँ से लेंगे, हम जनरल रिजर्व से लेंगे, P&L से भी ले सकते हैं। मैंने जनरल रिजर्व से लिया है क्योंकि अगर हम P&L से लेते हैं ना तो 80,000 P&L से लेंगे, फिर 20,000 और हमें जनरल रिजर्व से लेना पड़ेगा। बेटर है जनरल रिजर्व में हमारे पास 1,80,000 का बैलेंस है, वहाँ से हमारा सफिशिएंट हो जाएगा। तो हमने अकाउंट खोल दिया जनरल रिजर्व का, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया बाय बैलेंस BD ₹1,80,000। आफ्टर दैट हम ट्रांसफर की एंट्री करते हैं, हम एंट्री करते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो यहाँ लिख देंगे टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ट्रांसफर कितना देना है 1,00,000 रुपये का, तो CRR में क्या एंट्री आ जाएगी बाय जनरल रिजर्व 1,00,000 रुपये, सिंपल। उसके बाद प्रीमियम का भी तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि आपके शेयर जो रिडीम हो रहे हैं ना वो प्रीमियम पर हो रहे हैं। कितने प्रीमियम पर, तो 10% प्रीमियम पर 2,00,000 के शेयर्स 10% प्रीमियम यानी कि 20,000 रुपये का प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अरेंजमेंट कहाँ से कर सकते हैं, तो दो तरीके हमारे पास। हम अरेंजमेंट अब यहाँ पर हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट से भी कर सकते हैं एंड सेकेंड वन हम अपने जनरल रिजर्व से भी कर सकते हैं। तो जब तक हमारे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में बैलेंस अवेलेबल हो हम उसी का यूटिलाइज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि जनरल रिजर्व तो और किसी पर्पज़ से भी यूज़ किया जा सकता है लेकिन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को नहीं। तो हम क्या एंट्री करेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ हम लिख देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कितना प्रीमियम देना है 20,000 रुपये का। तो प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में क्या एंट्री आ जाएगी बाय सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, कितना 20,000 रुपये। 20,000 कैसे, तो 2,00,000 की कैपिटल का 10% प्रीमियम मतलब 20,000 रुपये। समझ में आई चीज़। तो जब तक हमारे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अवेलेबल है हम उसी का यूटिलाइज़ करेंगे हमारे प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। इसके बाद सारी एंट्रीज हो गई, प्रीमियम का अरेंजमेंट हो गया, कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो गई, 1,00,000 शेयर से हो गया, 1,00,000 हमारे जनरल रिजर्व से हो गया। अब फाइनली हम रिडिम्पशन करेंगे। रिडिम्पशन करने के लिए क्या एंट्री होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक में कर दे दोनों एंट्रीज बाय 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,00,000 की बाय प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम कितने का 20,000 का। तो इन दोनों अकाउंट्स में क्या एंट्री आ जाएगी टू बैंक, प्रीमियम में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किया प्रीमियम का 20,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस हमारा 2,00,000 का था, यहाँ उनका क्या हो गया पेमेंट हो गया कितने का 2,00,000 का। दैट्स ऑल। सारी जर्नल एंट्रीज हमारी खत्म, अकाउंट्स खत्म। अब क्या करेंगे अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। तो जिनका बैलेंस बराबर हो गया उनको तो बंद कर दो। ये जो बचा है ये क्या है इसका क्लोजिंग बैलेंस हमारी बैलेंस शीट के अंदर ही शो होगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितने से 1,00,000 से। जनरल रिजर्व में देखिए बैलेंस कितना बच रहा है अब 80,000 का, यहाँ लिख देंगे हम, इस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। इधर आते हैं, देखिए बैंक अकाउंट जो भी बैलेंस बचा है वो यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस CD। बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है तो ये देखिए 2,55,000 माइनस 2,20 ये 35,000 का। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कोई बैलेंस नहीं बचा, अकाउंट क्लोज। इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD। कितनी हो गई कैपिटल अब 3,50,000 की। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम देखिए कितना बैलेंस बचता है वो यहाँ हम लिख देंगे टू बैलेंस CD, ये 15,000 का बैलेंस बच गया। सारे अकाउंट्स को हमने क्या कर दिया क्लोज कर दिया। अकाउंट्स क्लोज करना तो हमें आता ही है, सीखा है हम लोगों ने। ओके, अकाउंट्स हमारे सारे क्लोज हो गए। अब हमें बनानी है नई बैलेंस शीट।
क्वेश्चन में बोला गया है कि शोधन के पश्चात का नया चिट्ठा तैयार कीजिए। तो ठीक है, हम नई बैलेंस शीट बनाते हैं। एक बार मैं इनको हटा रही हूँ। बैलेंसेस आप लोगों को याद रखने हैं कि बैंक में कितना बैलेंस है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि नई बैलेंस शीट के अंदर तो नए बैलेंस लिखे जाएंगे। तो हम बनाते हैं अब नई बैलेंस शीट। ओके, तो बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर करी है। देखिए, बैलेंस शीट ऑफ फेयरवेल लिमिटेड इज इट 31 मार्च 2016। बैलेंस शीट को हमेशा प्रॉपर फॉर्मेट में ही बनाना है। सबसे पहले हमने लिखा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, उसमें फर्स्ट हमारा हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड्स। उसमें ए पॉइंट होता है हमारा शेयर कैपिटल का, जिसमें ऑथोराइज्ड इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल को लिखा जाता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल गिवन नहीं है, छोड़ दिया हमने। उसके बाद सेकंड हमारा आता है इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। देन इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, तो टोटल पहले हमारे पास 25,000 शेयर्स थे। बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दे रखी है 25,000 इक्विटी शेयर्स थे, 10,000 नए शेयर्स इशू हुए और बैलेंस हमारा कितना हो गया 3,50,000 का। तो लिखेंगे कैसे, 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 3,50,000। आफ्टर दैट सेकंड हमारा बी पॉइंट आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें सारे रिजर्व्स लिखे जाते हैं। तो क्वेश्चन में जो गिवन है उनको देखते हैं। पहले तो पी एंड एल गिवन था 80,000, एज इट इज लिख दिया। जनरल रिजर्व 180 था, उसमें से 1 लाख रुपीज़ का हमने क्या कर लिया है, यूटिलाइजेशन कर लिया है। सॉरी, यहाँ पर रिमेनिंग हमारा जनरल रिजर्व में बैलेंस कितना बच जाएगा 80,000। उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो उसमें ट्रांसफर किया हमने 1 लाख रुपए। तो ये जो बैलेंसेस मैं लिख रही हूँ ना, ये हमने जो अकाउंट्स बनाए उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस है ना वही लिख रही हूँ। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का 15,000 रुपये, तो जो अकाउंट्स हमने बनाए थे उसमें बैलेंस यही था। जनरल रिजर्व का 80,000, CRR 1 लाख, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 15,000। उसके बाद क्रेडिटर्स एज इट इज़ हमने लिख दिया 60,000। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट, टोटल हमारी 6,85,000। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी एसेट साइड। तो एसेट साइड सबसे पहले लिखा जाता है नॉन करंट एसेट्स, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स गिवन थी 4 लाख रुपए की, एज इट इज़ हमने लिख दिया 4 लाख रुपए। उसके बाद करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक, तो स्टॉक और डेटर्स तो हमने 1 लाख और 1,50,000 जो थे वही लिख दिए। बैंक, तो बैंक का हमने अकाउंट बनाया था, उसमें क्लोजिंग बैलेंस बचा था 35,000, तो हमने 35,000 लिख दिया। इस तरीके से हमारी टोटल आ गई। एसेट साइड भी 6,85,000। समझ में आई चीज़? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट। बैलेंस शीट बनाने भूला था तो हमने बैलेंस शीट भी बना दी। बैलेंस शीट हमेशा बनानी ही है और प्रॉपर फॉर्मेट में बनानी है। क्वेश्चन में जब भी बैलेंस शीट बनाने को बोला जाएगा इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में हमें बैलेंस शीट बनानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। बैलेंस शीट आपको गिवन है विवेक लिमिटेड की। क्वेश्चन बोल रहा है विवेक लिमिटेड का बैलेंस शीट आपको गिवन है, इक्विटी इन लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स, उसमें उनकी कैपिटल है 1 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है। एसेट साइड भी हमें दे रखी है। रिजर्व्स में हमारे कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, P&L अकाउंट है, ओके। उपयुक्त तिथि को यानी कि 31 मार्च 2016 को निर्णय लिया गया कि अधिमान अंशों का सम मूल्य पर शोधन किया जाए। 8 बार आपको रिडीम्शन करना है प्रेफरेंस शेयर्स का, तथा इस उद्देश्य हेतु संचयों का जो कि शोधन हेतु नियमानुसार उपलब्ध है उनको ध्यान में रखने के पश्चात ठीक पर्याप्त मात्रा में 100 रुपये वाले नए इक्विटी अंश निर्गमित किए जाए। बहुत सिंपल, आपको करना क्या है, जर्नल एंट्रीज देनी और शोधन के पश्चात का नया चिट्ठा बनाना है। देखिए 1 लाख का टोटल रिडीम्शन करना है, बोल रहे हैं जितना आप रिजर्व्स में से ले सकते हो एज पर रूल्स। जो हमारे रूल्स क्या कहते हैं, फ्री रिजर्व्स, तो जो फ्री रिजर्व्स में से लिया जा सकता है उतना लीजिए। रिमेनिंग के लिए 100 रुपये वाले नए इक्विटी शेयर इशू कर दीजिए। सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए हम देखते हैं फ्री रिजर्व्स कितने हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस में 3 तरीके के रिजर्व में दे रखे, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट। तो कैपिटल रिजर्व कैपिटल नेचर का होता है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हमारे रिडिम्शन के लिए। तो फ्री रिजर्व्स में हमारे 2 रिजर्व है, P&L अकाउंट और जनरल रिजर्व। दोनों में बैलेंस मिलाकर होता है 60,000 रुपये। रिडिम्शन कितना करना है, 1 लाख रुपए का, 60,000 ही अवेलेबल है, तो रिमेनिंग 40,000 के लिए नई इक्विटी शेयर्स इशू कर देंगे। बहुत सिंपल सी 3-4 जर्नल एंट्रीज होगी और उसके बाद बननी है बैलेंस शीट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो होमवर्क रहेगा। एंट्रीज पहले मैं ऑरली भी बोल दूँ, बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू CRR, ये टोटल 60,000 का ट्रांसफर हो जाएगा। जनरल रिजर्व का 50,000 ट्रांसफर हो जाएगा, 10,000 P&L का ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद 40,000 के नए इक्विटी शेयर, वो भी सम मूल्य पर इशू करने, तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू बैंक, ये 40,000 से टोटल एंट्रीज। और फाइनली हमें पेमेंट करना, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपए का
पेमेंट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी ये 4 एंट्रीज करनी है। नई बैलेंस शीट बनानी है, नई बैलेंस शीट में प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं आएगी, नया एक रिजर्व आएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L नहीं आएंगे। उसके बाद जब एसेट साइड हम देखेंगे तो बाकी सब तो ठीक है, बैंक का बैलेंस ज़रूर चेंज होगा। तो बैंक का बैलेंस कैसे चेंज करना है, क्या होगा, तो आप वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट बना दो, जो एंट्रीज आ रही है बैंक की वो एंट्रीज कर दो, बैलेंस बचता है वो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। तो बहुत सिंपली ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है 31 मार्च 2016 को एक कंपनी की बैलेंस शीट आपको गिवन है और ये बैलेंस शीट आपको पैराग्राफ में दे रखी है। इशूड शेयर कैपिटल आपको दिया है 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। तो 20,000 तो आपके इक्विटी शेयर है, मतलब 2 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 1,006% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये आपके 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 1,15,000। ये तो लाइबिलिटी साइड हो गया। टोटल कर लो, देख लो कितना होता है, 2 लाख और एक 3 लाख, 3 लाख और 15,000 और ये 4 लाख, 30,000 रुपए की लाइबिलिटी साइड की टोटल। और एसेट साइड फिक्स्ड एसेट्स 320 और बैंक बैलेंस 1,10,000, इधर भी 430। तो बैलेंस शीट आपको फॉर्मेट में नहीं बना के पैराग्राफ में गिवन है। आगे आपको बोला है कंपनी ने लाभों में से 2% प्रीमियम पर शोधनीय अधिमान अंशों के शोधन करने का निश्चय किया है। कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से 2% प्रीमियम पर अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना तय किया है। उपरोक्त शोधों को दर्ज करने के लिए आवश्यक खाते बनाइए और शोधन के तुरंत पश्चात की स्थिति दिखाने हेतु कंपनी का चिट्ठा तैयार कीजिए। करना क्या है, अकाउंट्स बनाने हैं आपको, यहाँ पर अकाउंट्स बनाने हैं, हमें जर्नल एंट्रीज नहीं करनी है। तो जो अकाउंट्स हमारे जर्नल एंट्रीज में आते हैं वो अकाउंट्स हम ओपन कर देंगे और उसके बाद सारी एंट्रीज करेंगे, अकाउंट्स को क्लोज करेंगे और नया हमारा बैलेंस शीट बना देंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का होमवर्क रहेगा, कुछ भी टफ नहीं है। एंट्रीज क्या होगी, तो कोई नए शेयर्स भी इश्यू नहीं करने। 2 एंट्रीज तो आपको करनी है, एक तो करनी है CRR में ट्रांसफर की, दूसरा प्रीमियम का अरेंजमेंट करने की। तो एंट्री करेंगे किससे, तो P&L से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR, ये तो 1 लाख, एंड 2 प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये आपका हो जाएगा 2% का प्रीमियम है ना, जस्ट देन 2,000 रुपये। इस तरीके से आपने एंट्री कर दी। फिर सेकेंड एंट्री क्या होती है पेमेंट की, तो प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1,02,000 रुपये से ये एंट्री हो जाएगी। तो इन दोनों एंट्रीज में जिन जिन अकाउंट्स के नाम आए हैं वो अकाउंट्स हमें खोलने हैं और उसके साथ फाइनल हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोल रहा है ए लिमिटेड की बैलेंस शीट हमें गिवन है 31 मार्च 2016 पर। बैलेंस शीट गिवन है, देखिए शेयर कैपिटल में हमें दे रखा है 10,008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये 10 लाख रुपए कैपिटल लेस कॉल्स इन अरियर ऑन 100 शेयर्स। 100 शेयर्स ऐसे जिस पर आपका कॉल क्या चल रहा है, अरियर में चल रहा है, ठीक है, 2,000 रुपये का अरियर चल रहा है, 9,98,000 कैपिटल है। फिर 50,000 इक्विटी शेयर्स दे रखे जिन पे कोई अरियर है, ओके। रिजर्व इन सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स रिजर्व आपको गिवन है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स रिजर्व्स के बारे में मैंने बताया था कि इसे फ्री रिजर्व तब माना जाता है जब इसे बनाए रखने की अवधि समाप्त हो गई हो, अदरवाइज इसको फ्री रिजर्व्स हम नहीं मानते हैं। करंट लाइबिलिटीज़, फिर एसेट साइड में आपको नॉन करंट और करंट एसेट्स गिवन है, ठीक है। आगे आपको बोल रहे हैं उपयुक्त चिट्ठी की तिथि को कंपनी के संचालकों ने शोधनीय अधिमान अंशों के शोधन का निश्चय किया कि शोधन जो है वो आंशिक रूप से लाभों में से और आंशिक रूप से 100 रुपये वाले इक्विटी अंशों का 25% प्रीमियम पर निर्गमन करके किया जाए। तो हम क्या करेंगे कि जितना प्रॉफिट्स में से आप ले सकते हो उतना तो आप लोगे मैक्सिमम प्रॉफिट्स और रिजर्व्स में से, और फिर उसके बाद रिमेनिंग के लिए आपको 100 रुपये वाले इक्विटी शेयर 25% प्रीमियम पर इशू करने हैं। तो देखिएगा कि जब हम नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड निकालेंगे वहाँ पर प्रीमियम को इग्नोर करना है। हाँ, इशू प्रीमियम पर करेंगे पर नंबर ऑफ शेयर्स हम फेस वैल्यू से ही निकालेंगे हमेशा। इस कार्य के लिए स्वतंत्र लाभ एवं संचयों का यथासंभव अधिकतम उपयोग किया जाना था, ठीक है। यदि तरल साधन कम बढ़ते हैं तो कंपनी के बैंकर अल्पकालीन ऋण देने के लिए राजी हो गए। मतलब अगर आपके पास कैश बैलेंस कम पड़ जाता है, क्योंकि पेमेंट तो बैंक से ही करना पड़ेगा ना, तो बोल रहे हैं बैंक में बैलेंस अगर कम आता है तो फिर कंपनी के जो बैंकर्स है वो कंपनी को एक शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए भी तैयार हो गए हैं, ठीक है।
यह निश्चय किया गया कि 50,000 रुपये नकद कार्यशील पूंजी के लिए रखना है। 50,000 का बैलेंस आपको बैंक में बनाकर रखना है। निर्यात प्रोत्साहन संचय यानी कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स रिजर्व का आधा भाग लाभांश में वितरण के लिए मुक्त माना गया है। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां दीजिए और शोधन के बाद कंपनी का चिट्ठा बनाए। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स रिजर्व क्वेश्चन में ही बोल दिया कि उसका आधा भाग आप फ्री रिजर्व की तरह से मान सकते हो, तो हम आधा फ्री रिजर्व ले लेंगे, उसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे रिडिम्पशन में, तो हम ले लेंगे, वो फ्री रिजर्व हो गया। रिमेनिंग हाफ नई बैलेंस शीट में एज इट इज शो हो जाएगा। करें स्टार्ट क्वेश्चन को। बैंक लोन, यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको 50,000 रुपये का बैलेंस तो बैंक में रखना ही है, फिर जितना कम बढ़ रहा है ना उतना आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। एक चीज़ यहाँ पर जो नई आई है, कॉल्स इन अरियर। 100 ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स है जिन पर कॉल्स इन अरियर चल रहा है, तो हमने पढ़ा था कि अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं हुए, उनका रिडिम्पशन किया ही नहीं जाएगा, तो ये 100 शेयर्स का रिडिम्पशन होगा ही। तो मैम क्या CRR वाली एंट्रीज, प्रीमियम वाली एंट्री, सब कुछ सारी एंट्रीज क्या हम सिर्फ बची हुई शेयर्स के लिए करेंगे? देन नो, 9900 शेयर्स का रिडिम्पशन होगा, लेकिन अरेंजमेंट पूरे 10,000 शेयर्स के लिए किया जाएगा। जब कभी फ्यूचर में उन 100 शेयर्स पर आपको कॉल्स इन अरियर का अमाउंट रिसीव होगा, हैंड टू हैंड उनका रिडिम्पशन कर दिया जाएगा। वहाँ फिर आपको बार बार वापस से क्या सारा अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं। तो अरेंजमेंट वाली सारी एंट्रीज तो सब कुछ 10,000 शेयर्स के लिए की जाएगी, लेकिन जो पेमेंट की एंट्री है ना, वो सिर्फ 9900 शेयर्स के लिए ही की जाएगी। समझ में आ गई चीज़? देखिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम एक बार नोट बना के ये फाइंड आउट कर ले कि हमें नए इक्विटी शेयर्स कितने इशू करने। तो ये हमने वर्किंग नोट बनाया। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। कितने रिडीम्पशन करना है हमें? 10 लाख रुपए के कैपिटल का माइनस अमाउंट अवेलेबल इन फ्री रिजर्व्स। तो देखिए फ्री रिजर्व्स में एक तो हमारे पास जनरल रिजर्व अवेलेबल है 4 लाख रुपए का, और दूसरा एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिजर्व का हाफ, टोटल 2 लाख रुपए दे रखा है, मतलब 1 लाख रुपए अवेलेबल है। तो 4 + 1 5 लाख रुपए तो अवेलेबल है। अब बचते हैं 5 लाख जिनके लिए हमें नए इक्विटी शेयर्स इशू करने थे। नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 लाख अपॉन 100, 100 रुपए के हिसाब से इशू करना है। कितने इशू होंगे शेयर आपके? 5000 शेयर, तो 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, इशू डेट ₹125 ईच, 25% के प्रीमियम पर इशू करने। सिंपल सा हमारा नोट है। समझ में आ गई चीज़? कैसे हमने निकाले नए इक्विटी शेयर? 5 लाख फ्री रिजर्व्स में से हो गया, तो बचा हुआ 5 लाख हमें नए इक्विटी शेयर इशू करके ही लाना पड़ेगा। ठीक है, एंट्री करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे नए इक्विटी शेयर्स को इशू करेंगे। देखिए पहले हमने एंट्री करी है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करने की, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हैं ऊपर नीचे भी इन एंट्रीज को। हमें क्या करना है, अपने फ्री रिजर्व्स में से अमाउंट ट्रांसफर करनी है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो फ्री रिजर्व्स 2 हो गए ना, एक तो जनरल रिजर्व तो है ही, और एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिजर्व का हाफ भी हमारे लिए फ्री रिजर्व। तो ट्रांसफर हमने क्या किया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 CRR, 4 और 1 5 लाख से हमारी ये एंट्री हो गई। सिंपल। उसके बाद नए इक्विटी शेयर इशू करने, तो 5000 इक्विटी शेयर इशू करने 125 की रेट पर, यानी कि 6,25,000 रुपये एंट्री होगी। कैसे होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 6,25,000। आफ्टर दैट ट्रांसफर करेंगे एंड टू एंड कैपिटल में। कैसे करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज। प्रीमियम 5000 शेयर पर 100 रुपये तो इसमें कैपिटल में, और 5000 शेयर पर 25 रुपये प्रीमियम में। सिंपल एंट्रीज। अब हम रिडिम्पशन करने से पहले ये तो चेक कर ले कि हमारे बैंक में सफिशिएंट बैलेंस तो है या नहीं, क्योंकि हम एंट्री कर दे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पर हमें पता चला कि बैंक में तो इतना बैलेंस ही नहीं। तो अब हम चेक करते हैं कि बैंक लोन की क्या रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। अगर है तो हम लोन लेंगे। देखिए हमने नोट बनाया है बैंक लोन के लिए। बैलेंस इन बैंक अकाउंट, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था। तो बैलेंस गिवन था बैलेंस शीट में 3 लाख रुपए। अब हमारे पास और पैसा कहाँ से आया? तो 6,25,000 रुपये के नए इक्विटी शेयर इशू हुए हैं ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक में पैसा आया कितना? 6,25,000। कितना हो गया? 9,25,000। आपको बोल रहे इसमें से करना क्या है कि 50,000 रुपये तो आपको रखने पड़ेंगे, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो 50,000 हमने रख लिया। क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट अवेलेबल हमारा कितना है? 8,75,000, मतलब 8,75,000 रुपये अवेलेबल है आपके पास रिडिम्पशन करने के लिए। अब देखिए हमें रिक्वायरमेंट कितने की है, करें फाइंड आउट रिक्वायरमेंट। तो देखिए अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडिम्पशन 9,90,000। कैसे? तो 10,000 में से 100 अंशों का रिडिम्पशन किया ही नहीं जाएगा। रिमेनिंग 9,900 शेयर्स ही आपके रिडीम होंगे, जो कि 100 रुपये वाले हैं। तो टोटल आपको रिक्वायरमेंट कितनी है? 9,90,000 रुपये की। समझ में आई चीज़? उन 100 शेयर्स का रिडिम्पशन अभी नहीं किया जाएगा, फ्यूचर में किया जाएगा जब भी उन पर कॉल्स इन अरियर का अमाउंट रिसीव होगा।
तो 9,90,000 की अमाउंट रिक्वायर्ड है और आपके पास अवेलेबल तो 8,75,000 है, तो बचा हुआ अमाउंट 1,15,000 रुपये क्या कर लेंगे, हम लोन ले लेंगे। तो बैंक से जब लोन लेंगे एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, यही एंट्री होगी। बैंक में पैसा आया और एक लाइबिलिटी बढ़ गई हमारी किस नाम से, बैंक लोन के नाम से, देन एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, 1,15,000 रुपये का हमने क्या कर लिया, लोन ले लिया। अब फाइनली हम पेमेंट कर सकते हैं। देन एंट्री हो गई 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 9,90,000 रुपये का पेमेंट हो गया। उन 100 शेयर्स का रिडिम्पशन अभी नहीं किया जाएगा। हमने CRR में और कैपिटल के हिसाब से तो सब कुछ कर चुके हैं, तो जैसे ही उन 100 शेयर्स पर कॉल्स इन अरेयर का अमाउंट आता है हैंड टू हैंड उनका रिडिम्पशन कर दिया जाएगा। अब नई जब बैलेंस शीट बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, उसमें वापस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या शो होगी, देन बिल्कुल होगी ना, क्योंकि 100 शेयर्स अभी तक रिडीम हुए ही नहीं है। तो चलिए अब फटाफट से हम अपनी नई बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये हमारी बैलेंस शीट है क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए सबसे पहले हमने लिखा है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 108% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। टोटल 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, उसमें से 9,900 रिडीम हो गए, तो बचे कितने, 100 अंश ही बचते हैं ना। देन 108% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 10,000 और लेस कर देंगे कॉल्स इन अरियर 2,000, रिमेनिंग कितना बचा, 8,000 रुपये की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल पर आते हैं तो देखिए 50,000 शेयर्स आपके पास पहले से थे, 5,000 नए इक्विटी अंश इशू हुए हैं यहाँ पर, तो कितने हो गए 55,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये 55 लाख की माइनस कॉल्स इन अरियर, इन पर भी 10,000 का अरियर था, रिमेनिंग 54,90,000 आपका इशूड एंड सब्सक्राइब्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस पर आते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम, पहले हमारे पास बैलेंस अवेलेबल था 4 लाख रुपए का, 1,25 का नया सिक्योरिटीज प्रीमियम जो हमने नया इशू किया है वो भी प्रीमियम पर है ना, तो टोटल प्रीमियम कितना हो गया 5,25,000। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स रिजर्व 2 लाख का था, लेकिन उसमें से 1 लाख फ्री रिजर्व, तो रिमेनिंग 1 लाख यहाँ आ गया। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हमने इसी बार ट्रांसफर किया हमारी जर्नल एंट्री में, कितना 5 लाख रुपए, तो ये 5 लाख आ गया। करंट लाइबिलिटीज पर आ जाते हैं तो देखिए क्रेडिटर्स गिवन थे एज इट इज, हमने 4 लाख लिख लिया। एक हमारी नई और लाइबिलिटी आई है बैंक लोन के नाम से, हमने एक शॉर्ट टर्म बैंक लोन लिया है ना, कितने का 1,15,000, तो ये भी हमने लिख लिया 1,15,000। तो बैलेंस शीट बनाते टाइम एंट्रीज पर पूरा ध्यान रखिए। आप जो अकाउंट्स हमारी बैलेंस शीट के अंदर गिवन है उनको देखिए कि क्या वो हमारी एंट्री में कहीं आया है, अगर आया है तो उसमें फिर कितना डिफरेंस आता है, उसके हिसाब से नया बैलेंस लिखिए। उसके अलावा एंट्रीज को भी चेक कीजिए कि कहीं कोई नया ऐसा अकाउंट तो नहीं है जिसको बैलेंस शीट में शो करना है। इस तरीके से पूरा ध्यान रख के फिर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कीजिए, बैलेंस शीट में प्रॉब्लम कहीं नहीं आती है। उसके बाद एसेट्स हम देखते हैं। नॉन करंट एसेट्स में हमारी फर्स्ट सैलरी फिक्स एसेट्स गिवन थी 40 लाख, एज इट इज हमने लिख दिया। स्टॉक एंड डेटर्स एज इट इज लिख दिया। बैंक कैश एंड बैंक बैलेंस, तो हमें बोला हुआ था ना 50,000 रुपये का बैलेंस बना के रखना है, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा 50,000। तो दोनों साइड हमारी टोटल 71,38,000, बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल मैच होना ज़रूरी है। अगर डिफरेंस आता है तो देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, उस अमाउंट का क्या कोई जर्नल एंट्री हुआ है, उसका हाफ का या डबल का कोई जर्नल एंट्री हुआ है, तो उससे हमारा जो भी मिस्टेक है ना वो पकड़ में आ जाएगी। पर ध्यान रखिएगा मैंने जो तरीका बताया है बैलेंस शीट बनाने का, कि बैलेंस शीट में जो अकाउंट्स क्वेश्चन में गिवन है ना बैलेंस शीट के अंदर, उस एक एक अकाउंट को लीजिए, देखिए क्या ये नई बैलेंस शीट में आना चाहिए, अगर आना चाहिए तो क्या जर्नल एंट्री में कहीं इसमें कोई एडजस्टमेंट आया है तो एडजस्टमेंट करके बैलेंस लिखना है। उसके अलावा आपको जर्नल एंट्रीज भी देखनी है कि क्या कोई ऐसा नया अकाउंट हमने एंट्री में लिखा है जो कि हमारी बैलेंस शीट में पहले नहीं था और अब आना चाहिए, तो उस अकाउंट को भी हमें अपनी नई बैलेंस शीट में दिखाना है। जैसे यहाँ पर 2 अकाउंट्स है ना, एक तो CRR नया आया है और एक बैंक लोन नया आया, तो इस तरीके से नए अकाउंट्स भी बैलेंस शीट में आ सकते हैं। कुछ एडजस्ट होकर आएंगे अमाउंट, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम नई अमाउंट पे आया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नई अमाउंट पे आया, तो इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करके फिर अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, और क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। उसके बाद आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।